Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है। हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सोनू, नमस्कार निशित और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। वेलकम शरद जी। थैंक यू सो मच। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है निशित कुमार। Domestic stocks climbed more than 3% during the week ended yesterday. Sensex closes above 54,000 mark, Nifty finishes above the 16,200 level, and the US stocks trade mixed amid better job reports and concern about spread of COVID-19 Delta variant. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान घरेलू सूचकांक 3% से अधिक के उछाल में रहे। सेंसेक्स 54,000 के ऊपर और निफ्टी 16,200 के ऊपर हुए बंद। और रोजगार से जुड़ी बेहतर रिपोर्टों और कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट पर चिंताओं के बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में कारोबार मिला जुला रहा। पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां से बहुत ही उत्साहजनक खबर है। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तीव्र मजबूती दर्ज हुई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक 3% से अधिक के उछाल में रहे। सोमवार से लेकर कुल 4 दिन लगातार प्रमुख घरेलू सूचकांक तेजी दर्ज करते हुए सप्ताह भर में कई बार नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर पहुंचे। हालांकि कल निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। सेंसेक्स 54,000 के स्तर से ऊपर बंद हुआ और निफ्टी 16,200 के स्तर को पार कर गया। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 3.22% की तेजी से कुल 1,691 अंक बढ़कर 54,278 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इस सप्ताह 3.01% की तेजी से कुल 475 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 16,238 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन सेंसेक्स के मुकाबले फीका रहा। बीएसई मिड कैप सूचकांक कुल 0.51% की मामूली वृद्धि में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में मात्र 0.07% की बढ़त दर्ज हुई। Well, we have our first caller, Arjun Tiwari from Delhi. Arjun ji, welcome to the show. Please ask your question. हेलो। हाँ जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं मार्केट रत्न शरद कोहली से जानना चाहता हूँ, अमेरिका, चाइना और जापान की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर है? एक मिनट आप रुकिए अर्जुन जी, आपको सवाल सुनाई दे गया शरद जी? मुझे आखिर का सिर्फ उन्होंने अमेरिका, चाइना और जापान की क्या पूछा था जी उनका? हाँ, एक बार आप रिपीट कर सकते हैं अर्जुन जी? I think we are not able to connect to him yet again. We'll get back to him after in a while.
सर आई थिंक वो पूछना चाह रहे थे, शायद गेस कर सकते, यूएस चाइना जापान की जो अर्थव्यवस्था है, राइट, उनमें क्या खास बात है या उनकी अर्थव्यवस्था कैसी कर रही है। तो ये अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम जानते हैं, करीब करीब $23 ट्रिलियन की है। चाइना इस समय 14-15 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान भी है। तो दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का नाम उन्होंने लिया है। और ये चाइना को हम विकसित नहीं कहते, पर बाकी 2 अर्थव्यवस्था तो विकसित है। चाइना विकसित है भी और विकासशील भी है। आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते होंगे तो दोबारा अर्जुन जी जब आपका फोन लगेगा तो हमें अवश्य बताइए। जी, अब जयपुर चलते हैं जहां से जोगिंदर जी हैं हमारे साथ। जोगिंदर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे 19 सेक्टर है, 19 सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं और 1 लाख रुपया मेरे पास है, तो कितना अमाउंट 19 सेक्टर में कैसे कैसे डालना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे ब्लू चिप कंपनी है, उसका दाम तो हमेशा बढ़ते रहता है, तो उसको कब बेचना चाहिए? जैसे रेलवे की है, गवर्नमेंट की बहुत ऐसी चीजें हैं कि जो मतलब वो ब्लू चिप है और रोज बढ़ता है, तो उसको कब बेचे? देखिए जितेंद्र जी, आपने बोला कि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप 19 सेक्टर्स में लगाना चाहते हैं। देखिए, मैं सभी सेक्टर्स में आप 19 सेक्टर्स में लगाएं, ये तो मेरे ख्याल मैं सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि समय समय पर जोगिंदर जी जो सेक्टोरल पोजीशंस होती हैं, जो सेक्टोरल परिस्थितियां होती हैं, अगर मैं हिंदी में बोलूं, तो वो बदलती रहती हैं। किसी 1-2 साल में आप देखेंगे कुछ सेक्टर बढ़ते हैं, जैसे आजकल आईटी का जोर है, फार्मा का जोर है क्योंकि पैंडेमिक रहा है, एफएमसीजी का जोर है, तो मेडिकल क्षेत्र से संबंधित और भी जो सेक्टर हैं, अस्पताल हैं, उनका जोर है। तो इसलिए मेटल में पीछे बहुत गर्मी रही, और आप कभी सीमेंट का हो जाता है। तो इसलिए ऐसा तो नहीं होता कि आप 1 लाख को 19 सेक्टर में कितना कितना लगाएं। आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, ये विश्लेषण करना पड़ेगा कि उस समय आने वाले 1-2 सालों में कौन से सेक्टर का ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। तो जो मैंने सेक्टर्स के नाम लिए, अभी क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, अभी भी ये सेक्टर काफी गर्म है और इनमें अभी भी काफी जान बाकी है। अगर मैं इसको मार्केट की भाषा में बोलूं तो अभी इनमें जूस बाकी है, हालांकि काफी ये चढ़ चुके हैं। तो आप सिलेक्टेड कंपनीज में बजाय सेक्टर देखने के, मेरी सलाह जोगिंदर जी आपको ये है कि आप कंपनी स्पेसिफिक चलें, क्योंकि सेक्टर में ये भी देखा जाता है जोगिंदर जी कि कुछ कंपनीज उस सेक्टर में अच्छा कर रही होती है, उसी सेक्टर में कुछ कंपनीज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए आप कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल रिसर्च, आप किसी जो सलाहकार होते हैं, निवेश कराते हैं, उनकी सलाह लें आपके इर्द गिर्द जो हो, और आप कुछ कंपनी, अच्छी कंपनी सेलेक्ट करें। आपने दूसरा पूछा कि ब्लू चिप कंपनी जो है जिनके आपके पास ऑलरेडी शेयर है, उसमें मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप मुनाफा बांध के चलें। इसका अर्थ ये है कि प्रॉफिट आप बुक कर लें। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे यहाँ कहावत होती है शेयर मार्केट में कि प्रॉफिट इन द बैंक इज प्रॉफिट इज बेटर देन द प्रॉफिट इन द बुक्स। कि आपकी बैंक में जो आ गया वो प्रॉफिट उससे कहीं अच्छा है जो खाली आपकी किताबों में खड़ा है या आपको दिख रहा है, क्योंकि कभी भी मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो आप ब्लू चिप में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा बांधे, और मुनाफा बांध के बेशक आप नए सिरे से एंटर कर जाएं और कंपनीज में एंटर करें, ये मेरी आपको सलाह है। तो शरद जी, कोई थंब रूल है कि कितना % प्रॉफिट हो जो आपने खरीदा था उसके मुकाबले, कितना % एप्रिसिएशन हो तब मुनाफा? सोनू, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो कि 1-2% पर भी एग्जिट कर जाते हैं, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको 300-400%, 500% प्रॉफिट हो जाता है, तब भी वो उसको रख के बैठे रहते हैं। तो नहीं सोनू, आपके अगर सवाल का मैं सीधा जवाब दूं, कोई थंब रूल तो नहीं है, पर अमूमन ये देखा जाता है कि आपकी एक जो इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य होता है, जो आपने मन में एक ऑब्जेक्ट सेट किया होता है कि मैं अगर 1 लाख लगा रहा हूं, मुझे साल में 20-25-30 हजार मिल गया, 50 हजार मिल गया, तो मैं उससे संतुष्ट हूं। वरना ये तो एक तृष्णा के समान है सोनू, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। आप कितना चाहते हैं तो कोई अंत नहीं है। जितना आप चाहेंगे, आप सोचेंगे 20% हो गया, आप 40 हो जाए, 40 हो गया 80 हो जाए, 80 हो गया अब ये 3 गुना हो जाए। तो इसलिए जब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए तो मुनाफा बांध के आप भले ही री एंटर कर जाएं, पर एक दफा मुनाफे को बांध देना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर इज संदीप फ्रॉम दिल्ली। संदीप जी, वेलकम टू द शो। सवाल पूछें अपना। हाँ जी, हेलो। हाँ जी संदीप जी, आवाज आ रही है आपकी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग। स्पेशल थैंक्स टू टीम मंत्रा, मार्केट मंत्रा, फॉर अ वेरी गुड प्रोग्राम, and Dr. Sharad Kohli, who is doing a wonderful job. So my question is that yesterday the RBI had declared its monetary policy, in which they have kept the repo rate same at 4%. So what is the rationale, what is the logic, what are they trying to achieve by keeping the repo rate at 4%? And I have another question. I have some investments in banking and finance stocks, which are not performing.
So, what according to you is the scenario going ahead? Well, first of all, thanks for your compliments. Indeed, the entire Market Mantra team deserves that compliment, including me. I share with everybody else. You see, monetary policy yesterday when RBI declared, RBI is keeping very close watch on the economic situation in the country and across the world. So I think the 4% repo rate was very obvious, and we were expecting that that would happen. It would be left unchanged despite the fact that inflation has been climbing. In fact, the inflation forecast has been around 5.6% has been increased. More than 5.5% has been the inflation forecast. Despite that, the interest rate, repo rate has been kept at 4%, and we call this as the accommodative stance of RBI, because the country has gone through a lot on the economic front during the pandemic. I mean, we saw the economic activity came to a standstill, and RBI deserves all the appreciation for having played a pivotal role in making sure that there is easy liquidity and credit available in the market to enable the businesses to keep afloat. So therefore, that is the reason why repo rate has been kept unchanged, and it is continuation of the accommodative stance which the RBI has been taking. Because your banking and finance shares have not been performing well. I think there are certain banks which are not performing well. This is because the reason being that there were a lot of NPAs, there were a lot of sticky, I would say, loans which happened during the pandemic. So because of that, some of the investors were apprehensive of making investments, and some of the foreign investors and some of the domestic investors were apprehensive of making investments in finance stocks. But I do feel if the third wave does not come, fingers crossed, then you can expect some movement. But if you find that persistently your stocks are not moving, I would suggest that you should switch. You can exit. There is a lot of promising stocks which are in the market. You know, a caller before you was talking about that only. You can pick and choose and switch your investment to make your money work for you. Thank you. दिल्ली से ही है हमारे अगले कॉलर संजय गुप्ता। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार जी। एक तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। And it seems Dr. Kohli has all the answers to the questions that we have. So it's really great. And my question is the government going to recognize virtual money? And if it does, is it a good thing to do? संजय जी, थैंक्स। ऐसा नहीं है कि मेरे पास हर सवाल का जवाब होता है। मैं कोई भगवान, कोई अंतर्यामी नहीं हूं। मैं भी आप ही लोगों की तरह एक मैं समझता हूं एक स्टूडेंट हूं इकोनॉमिक्स का। मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो मेरे पास है उपलब्ध करा सकूं। आपने वर्चुअल करेंसी की बात करी। जी हाँ, मुझे तो लगता है पर्सनली वो दिन दूर नहीं है व्हेन वी विल बी एबल टू सी वर्चुअल करेंसी इन ऑपरेशन। ये जो the money lying in our wallet, in our purses, in the lockers or at home, wherever you keep money, this may be history someday, because the speed at which it is said that about 86% of the central banks around the world are researching and experimenting with virtual money. They are working on it as to how to bring it to reality. So I think we are not far from the days of, when you have to pay somebody, you just pick up your mobile phone. And you do not need an intermediary agency to make the payment. I mean, we need a payment wallet, we need a bank, we need some, UPI, Google Pay, whatever, we need. There'll be one day when from your wallet you can transfer money to anybody. You go and buy something, pick up your mobile, just pay the person, not through a credit card, not through a debit card, straight away the cash goes to the person. I think this has tremendous advantages, some disadvantages, but mostly advantages. So, is that one day we will probably be banishing those paper and coin currency from our wallet, and we'll be moving towards a digital rupee altogether. प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। हाँ छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है।
नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई. रत्नाकर जी, वेलकम टू द शो. सवाल पूछें अपना. हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. हाँ, मेरा सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नवरत्न कंपनीज है, उसमें कितने फायदे में चल रहे हैं और कितने लॉस में है, और ये जो गवर्नमेंट बोलती है डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे 50%, तो ओनली डिसइन्वेस्टमेंट इज ए क्राइटेरिया और प्रॉफिट मेकिंग है कि डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट की वो कंपनी लाभ में चलेगी? ये एक सवाल है. और दूसरा है कि गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया के कुछ 7-8 एयरपोर्ट जो है बॉम्बे, और ये एक पर्टिकुलर ग्रुप के पास 50 साल के लिए मेंटेनेंस के लिए दिए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए रत्नाकर जी, आप एक नियमित कॉलर हैं और आप बहुत जागरूक श्रोता भी हैं रेडियो के. तो नवरत्न कंपनी, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था, और मैं एक अर्थशास्त्री हूं, पर मैं इस वक्तव्य से बहुत पहले से मेरा भी ये मानना है और मैं सहमत हूं कि द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस. कि सरकार का काम गवर्न करना है, रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है, एक व्यवस्था प्रोवाइड करना है जिसमें कि जनता पनप सके. तो मुझे लग रहा है कि सरकार अगर खुद बिजनेस चलाती है तो वो, हालांकि ये नवरत्न कंपनी आज से नहीं सालों से चल रही, आजादी के बाद एक एक कंपनी करके सेट होती गई और सरकार का उसमें हिस्सेदारी रही और ज्यादातर कंट्रोल रहा, पर प्रॉफिट एंड लॉस मिक्स मैं समझता हूं. जब डिसइन्वेस्ट करा जाता है तो कुछ प्रॉफिट मेकिंग होती है, कुछ लॉस मेकिंग भी होती है. और मैं तो ये मानता हूं, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को डिसइन्वेस्ट करने का क्या लॉजिक है. तो मेरा बड़ा सीधा जवाब है कि साहब, अगर उनका प्रॉफिट मान लीजिए 1000 करोड़ आ रहा है, तो मैं ये मानता हूं कि शायद प्रोफेशनल मैनेजमेंट अगर होती तो ये प्रॉफिट 1000 की बजाय 3000 करोड़ होता, ये और ज्यादा होता. हम ये क्यों मानते हैं कि जो प्रॉफिट वो कंपनी दे रही है वो उसका आखिरी प्रॉफिट है, इससे ज्यादा नहीं उसमें हो सकता. उसमें ज्यादा भी जब प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, जिन लोगों को कॉर्पोरेट रन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, वो लोग जब चलाते हैं बजाय ब्यूरोक्रेट्स के या बजाय सरकारी नुमाइंदों के, तो वो, और उसको सरकार का यही मानना है कि उसको बेहतर चलाया जा सकता है. तो पहला आपका जवाब ये है. और दूसरा एयरपोर्ट्स का आपने पूछा. देखिए, कोई भी सुविधा का जब निजीकरण किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, तो उसके पीछे लक्ष्य होता है कि लोगों को, जनता को उसकी अच्छी फैसिलिटीज मिल सके. और हमने देखा भी है, आपने जब टेलीफोन का देखिए, आज आप टेलीफोन से हमसे जुड़े हुए हैं, शायद आप कोई निजी मोबाइल फोन या यूज कर रहे हो, और यही वो जमाना था जब हम पुराने जमाने में थे, जो कुछ सरकारी कंपनियां उसको देखती थी. मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर अगर एफिशिएंसी आती है, अगर उसमें काबिलियत और आ जाती है, अगर उसकी सुविधा जनता के लिए अच्छी हो जाती है, तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं. आज का आप एयरपोर्ट देखिए, आप ट्रैवल करते होंगे रत्नाकर जी, और आप आज से 20 साल पहले के एयरपोर्ट देखिए, क्या आपको उनमें कुछ फर्क दिखाई देता है? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार अच्छा नहीं चलाती थी, पर जो निजी हाथों में जब वो जाता है तो उसमें निजी निवेश आता है, उसको प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाता है. तो मेरा बहुत सपोर्टिव व्यू है. अगर किसी भी ग्रुप को दिया गया है, हम उनका यहाँ वो सब जिक्र हम यहाँ नहीं करते, पर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण एक अच्छा स्टेप है, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जिसको हम कहते हैं, वो बराबर तरीके से एग्जिस्ट करती है. यही खूबसूरती है भारत की डेमोक्रेसी की और एक कैपिटलिस्ट, एक मिक्स्ड इकोनॉमी की, जहां पर कुछ सरकारी क्षेत्र हैं, कुछ निजी क्षेत्र हैं, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अल्टीमेटली हम आप जैसी जनता के लिए काम करते हैं. आइए अब चले भोपाल, जहां से शंकर जी हैं हमारे साथ. नमस्कार शंकर जी, स्वागत है, सवाल पूछें. नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम. नमस्ते कोहली जी. नमस्कार. सर, मेरा सवाल, 2 सवाल है छोटे. एक तो पीएसयू बैंक, क्या इनकी क्या बैलेंस शीट अब थोड़ी क्लीन हो गई है? क्या कैन समवन टेक एक्सपोजर थ्रू निफ्टी पीएसयू बीज बैंक? और दूसरा सवाल है, आज मेरा पहले प्रॉफिट थ्रू म्यूचुअल फंड इक्विटी एक्सपोजर में 15, 17, 18 और 20% तक हुआ है, लेकिन उस तक लेवल्स काफी कम थे सेंसेक्स के. अगर हमारी एसआईपी चल रही है, तो आप क्या देखते हैं 5 साल में हमें इक्विटी विल गिव बेटर रिटर्न थ्रू म्यूचुअल फंड, और वी शुड ट्राई टू नाउ कंटेन एंड स्विच टू एफडीज और गोल्ड और एनी अदर डेट फंड? सर, आपका इक्विटी के बारे में लॉन्ग टर्म में 5-10 साल में क्या व्यू है? थैंक यू. शंकर जी, पहला सवाल आपने पूछा कि पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो गई है कि नहीं हो गई. जी हाँ, बिल्कुल क्लीन हो गई है. आपकी जानकारी सही है, या आप अगर गेस कर रहे हैं तो आपका गेस भी सही है. पहले के मुकाबले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की अब जो माली हालत है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो पहले से कहीं अच्छी है. जो एनपीएस थे, उनके रिकग्निशन का आपको याद होगा, पीछे तरीका बदला गया, प्रोविजंस किए गए,
और धीरे धीरे करके इनको क्लेंस किया जा रहा है। जहां प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है वहां प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है, जहां डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत है वहां डिसइन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, जहां मर्जर की जरूरत है वो भी किया जा रहा है। तो पहले के मुकाबले इनकी सेहत अच्छी है। दूसरा आपने पूछा कि म्यूचुअल फंड्स में, तो पहला जवाब अगर मैं आपको पूरा आखिर में दूं तो इनमें अब आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच सकते हैं। और दूसरा आपने पूछा आपके म्यूचुअल फंड्स अब इतना मुनाफा दे रहे हैं, तो देखिए जब भी आप 5 या 10 साल का व्हेन यू लुक एट अ 5 to 10 year आउटलुक शंकर जी फॉर स्टॉक मार्केट, तो ये तो आप आंख पे पट्टी बांध के यू कैन लिटरली बी ब्लाइंड। इतना लंबा अगर आप अवधि दे रहे हैं तो आपको कभी, अगर आप पिछले बीते हुए 30 साल देखेंगे तो आप देखेंगे 5 या 10 साल का जब भी होराइजन आप रखेंगे, whenever you keep that long a horizon, you will never be a loser, because ultimately if you are investing in a stock which is growing, you're investing in a sector which is growing, you'll never go wrong. So इसलिए if you are keeping that kind of outlook, 5 to 10 years, I think you can just pick any sector and go ahead. Baki, if you come to specifics, yes, I can answer specific as per a sector, not the company here in this program. But then go ahead, 5 to 10 years, the sectors which we have been frequently naming in this program, you are also a regular listener, please pick them up, but make sure that you are researching the company very well. Don't pick up a company which is loss-making, where there is likely to be a shutdown, where there is likely to be a winding up, which is not likely to perform. Pick up your company, and 5 to 10 years, you can easily earn profit and probably not go wrong at all. पर उनको क्या अपने पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा एफडीज, कुछ हिस्सा गोल्ड और कुछ हिस्सा डेट सेगमेंट में भी रखना चाहिए? आई मिस दैट पार्ट। जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश इन इन्वेस्टमेंट व्हिच वी कॉल डू नॉट कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट. So I would suggest that some part of your investment must go into fixed deposits also. Some part, of course, majorly you're investing in stocks, but gold also, we are recommending now 15 to 20% of your total portfolio in gold, because the prospects of gold are very bright. I am anticipating a very, very good rise in the gold prices in the next 2 to 3 years. Yes, so you can switch. You can thank Sonu for that because she reminded me. Well, our next caller is Dharamveer from Delhi. Dharamveer ji, welcome to the show. सवाल पूछें अपना. मार्केट में बहुत शुभकामनाएं आज गोल्ड मेडल लेने पर हिंदुस्तान को. और मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कोरी जी कि जैसे कि हम शुरुआत में कितना इन्वेस्ट करें कि जो हमें नए श्रोताओं के लिए हमें मार्केट में आने का मौका मिले. और दूसरा एक छोटा सा सवाल है कि दिव्यांग लोगों के लिए कुछ अलग से. आपका दूसरा सवाल एक बार रिपीट करेंगे? थोड़ा आवाज ब्रेक हो रही है. हेलो, हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या है धर्मवीर जी, आपके दूसरा हिस्सा सवाल का? शायद हमारा उनसे संपर्क टूट गया है. वो पहले सवाल बता दीजिए कि स्टार्टर को कितना अमाउंट स्टार्ट कर रहा है, जो शेयर मार्केट में स्टार्ट कर रहा है और वो सीधा निवेश कर रहा है. तो पहली बात तो स्टार्टर्स को मेरी सलाह ये रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं या जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं, आप पहले उसके थ्रू आए. फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता और आपको लगता है कि आप वंचित रह रहे हैं किसी बड़े मुनाफे से, या आप थोड़ा एक्साइटमेंट मिस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, तो मेरी सलाह है कि पहले ज्यादा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए शुरू में, क्योंकि पहले आपको मार्केट को की जो चाल होती है, मार्केट की जो प्रोटोकॉल होती है, उसको समझने में मुझे लगता है सोनू कि कम से कम 6 महीने और 8 महीने, 6 महीने 1 साल के बीच में लगता है आप मार्केट को ऑब्जर्व करें. तो मुझे लगता है कि शुरू में आप 15-20% अपने पूरे निवेश का मार्केट में लगाएं. जैसे मान लीजिए 1 लाख आप निवेश करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, तो उसमें 15-20 हजार आप मार्केट में लगाएं, उसको ऑब्जर्व करें. म्यूचुअल फंड्स के थ्रू नहीं लगा रहे हैं तो आप सीधा मार्केट में किसी सलाहकार की मदद से लगाएं. ये भी मेरी एक आपसे सलाह है. सीधा मार्केट में पैसा लगाना कई बार लोग हाथ जला लेते हैं, वी कॉल इट एज बर्निंग द फिंगर्स. तो इसलिए थोड़ा सलाह लेके लगाएं. आपका दूसरा हिस्सा जो सवाल का था, उसमें कुछ आपने दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित कुछ पूछा था कि उनको कुछ निवेश करना चाहिए, जिसमें आवाज कट रही थी, तो आप दोबारा फोन करें और हम उसका भी जवाब जरूर देंगे. और अब विकास है फरीदाबाद से हमारे साथ. विकास जी नमस्कार, सवाल पूछें. हेलो जी, विकास जी सवाल पूछिए. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड से क्या क्या फायदे हैं? विकास जी, म्यूचुअल फंड्स के फायदे, म्यूचुअल फंड देखिए, नाम होता है म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल मतलब होता है मिलके, ठीक है. हम और आप जब जुड़ जाते हैं तो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि सीधे शेयर मार्केट में बजाय एक व्यक्ति पैसा लगाए, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बना दी जाती है, जो कि बहुत सारी है भारत में.
और वो सबका पैसा इकट्ठा करती हैं, उसमें आप निवेश करते हैं, उनके जो पैसा इन्वेस्ट करती है उसका एक यूनिट बन जाता है, मान लीजिए 10 रुपए का यूनिट है, उसको एक यूनिट बना दिया जाता है और उस पैसे को वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट को हायर करके वो आपके बिहाफ पे, मतलब उन सब लोगों के बिहाफ पे जो जो उसमें निवेशक होते हैं उसको शेयर मार्केट में लगाती है और जब मुनाफा होता है तो उसको निवेशकों को बांट देती है, उसको एनएवी नेट एसेट वैल्यू आपका निवेश बढ़ता रहता है धीरे धीरे। अगर मान लीजिए ग्रोथ स्कीम है, डिविडेंड है, तो आपको समय समय पर उसका रिटर्न मिलता रहता है। कुल मिला के हम देखें तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप शेयर मार्केट में, डेट मार्केट में बगैर अपने आप को सीधा एक्सपोज करे किसी प्रोफेशनल मैनेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू आप मार्केट का फायदा उठा सकते हैं, आपको मार्केट का लाभ मिलता है। उसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, हालांकि रिस्क होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर जाए तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम होती है, आपको भी उसका नुकसान होता है, पर उसमें रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे निवेशक जुड़े होते हैं और उसको एक्सपर्ट्स हैंडल कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको म्यूचुअल फंड समझ आया और समझ आने के बाद आप म्यूचुअल फंड का पूरा लाभ भी उठाएंगे। And moving on to the U.S. markets, the Dow and the S&P 500 indices closed at record highs yesterday following a stronger than expected jobs report. However, investors' concern over the spread of COVID-19 Delta variant, which is impacting economic recovery, kept the gains in a narrow range. The Dow Jones Industrial Average gained 0.4% and the S&P 500 added 0.2%. On the other hand, the Nasdaq Composite Index fell 0.4%. और अब नोएडा से हमारे श्रोता वीके गुप्ता जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल सर जी से है। मेरी 2018 से मैंने 25,000 की SIP चला रखी है और अब मेरी 30-35% मेरा प्रॉफिट पे बैठा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सारे अपने यूनिट को रिडीम कर लूँ लेकिन SIP कंटिन्यू रखूँ, तो क्या ये मेरा डिसीजन सही रहेगा या कोई और बेटर डिसीजन? जी हाँ गुप्ता जी, देखिए SIP हमेशा ही, वैसे तो हम म्यूचुअल फंड्स पर संडे को एक डेडिकेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें खाली म्यूचुअल फंड्स का ही डिस्कस करते हैं, पर आपने सैद्धांतिक रूप से मैं आपको बता देता हूँ SIP एक अच्छा विकल्प है निवेश करने का। इसमें दो लाभ है, एक तो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जाता है, वो इतना पिंच नहीं करता है, इतना चुभता नहीं है। दूसरा, आप इसमें जो एवरेजिंग का फैक्टर आ जाता है जिसमें कि मार्केट ऊपर गई, कभी आप महंगा ले रहे हैं, कभी आप सस्ता ले रहे हैं, कभी तो ऑन एन एवरेज आपकी इन्वेस्टमेंट कभी नुकसान में रहने का चांस बहुत कम रहता है, इसीलिए आपको SIP पे इतना अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो मेरी एक सलाह गुप्ता जी आपको ये भी है कि अगर आपको मुनाफा हो गया है और आपका SIP मैच्योर हो गया है तो आप एक दफे बेशक प्रॉफिट बुक करके एक नया SIP स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मैं हमेशा ही ये बात बोलता रहूंगा, निरंतर बोलता रहूंगा, मैं थकूंगा भी नहीं, चाहे आप बोर भी हो जाए, कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एक बार आप उस प्रॉफिट को घर अवश्य ले आए, उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट कर दें। तो यही मैं बात आपको कहना चाहता था, इसके आधार पर आप अपना निर्णय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। And now before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks climbed more than 3% during the weekend yesterday. Sensex closes above the 54,000 mark. Nifty finishes above the 16,200 level. And the US stocks trade mixed amid better job reports and concern about the spread of COVID-19 Delta variant. And that's it in this edition of Market Mantra. It is Nishit Kumar and my co-anchor Sonu Sood saying adios till we meet again the next time. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझकर आज से ही करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra।